तो फिजिकल क्वांटिटीज are those quantities which can be measured. अब मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारी इमोशनल क्वांटिटी है, जैसे लव, हेट्रेड, जॉय, तो ये सब क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप इनको कभी भी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखोगे। फर्दर फिजिकल क्वांटिटी को अगेन हम दो भागों में डिफ्रेंशिएट अगेन करते हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। सो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन जो लेमन तरीके से आपने पढ़ा है कि स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which can be measured by their magnitude only. And vectors are those quantities which can be measured by their magnitude as well as डायरेक्शन। अभी इतना ही आपने पढ़ा हुआ है 10वीं तक। इसमें एक और चीज जरूरी होती है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलता है। इट मस्ट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, जिसका डिस्कशन मैं करूंगा आपसे कि व्हाट इज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, व्हाट इज ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। बट आप सिर्फ यदि ये इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो और वेक्टर रूल ऑफ एडिशन वो फॉलो ना करे तो वो वेक्टर नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल होता है करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक अनदर एग्जांपल है। दीज आर द क्वांटिटीज विच आर नोन एज टेंसर, जो बाद में आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। मेडिकल वालों को जानने की कोई जरूरत है नहीं। सो बेसिकली दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and they must follow vector rule of addition or triangle rule of addition are known as vectors. That's all. अब आते हैं हम लोग अगली बात करते हैं कि भाई स्केलर मैटर हो गया बात, लेमन तरीके से इसको हम कैसे जानने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि लेट्स से मुझे जो है आम खाने हैं। सो आम यदि मुझे खाना है तो आम खाने कितने आम खाने हैं? मैं यदि बोलूं कि मुझे आम खाना है तो इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन क्या होगा? अमाउंट की बात करेंगे कि मेरे को इस आम 2 आम खाने हैं एक बैग में, या दूसरे बैग में 3 आम है एक बैग में, या 4 आम है एक बैग में, तो मैं कितने आम का बैग लूँ? 2 आम का बैग लूँ, 3 आम का लूँ, 4 आम का है? तो ये जो क्वांटिटी है जो आम की अमाउंट की बात कर रहा है, जिसको हम लोग लेमन तरीके में मास बोलते हैं, या क्वांटिटी की बात हम कर सकते हैं, नंबर से भी बात कर सकते हैं, 1 आम, 2 आम, 5 आम। मान लो कि 2 आम वाला जो है वो 500 ग्राम का पैकेट है, ये 750 ग्राम का पैकेट है और ये 1 किलो का पैकेट है। मैं मान के चलो यहाँ पे ये एक आम लगभग 250 ग्राम का है, कोई जरूरी नहीं है कि एक आम 250 ग्राम का हो। ऐसे ही एक लेमन तरीके से सोच रहा हूँ। सो ये बात आप बोल पाएंगे अच्छे से। लेकिन यदि मैं तुमसे बोलूं कि मुझे जो है अपने घर से निकल कर कहीं जाना है, मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे जाना है और मुझे उसका डिस्टेंस तो पता है लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता है। सो मान लो कि 2 पॉइंट है और उनके बीच का डिस्टेंस यदि मुझे पता है, लेट्स से 2 पॉइंट P1 एंड P2, और डायरेक्शन नहीं पता है, तो क्या मैं कभी P1 से P2 पहुंच पाऊंगा? P1 से P2 जाने के लिए मेरे पास डायरेक्शन भी जरूरी है। P1 से किस डायरेक्शन में P2 है, ये जो डिस्टेंस है वो तो चाहिए ही चाहिए। इस डिस्टेंस के अलावा मुझे उसका डायरेक्शन भी चाहिए। सो आई नीड, लेट्स से 500 मीटर पे है ये P1 से P2, तो 500 मीटर का तो पता होना ही चाहिए। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किस तरफ है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नॉर्थ, यहाँ पे लिखते हैं ईस्ट, यहाँ पे लिखते हैं साउथ, यहाँ पे लिखते हैं वेस्ट। सो यदि मैं बोलूँ कि ये जो डायरेक्शन है किसी एंगल थीटा पे है, P1 से P2, तो इस डायरेक्शन को आप लोग बोलेंगे 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। सो ये बात कभी पता होना चाहिए, तभी आप पॉइंट P1 से P2 तक पहुंच पाओगे। okay? तो अब हम आते हैं कि व्हाट इज वेक्टर। सो वेक्टर की जब हम बातचीत करते हैं तो हमने जैसे बताया आपको कि वेक्टर के पास 3 चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड,
the direction, and they must follow vector rule of addition or triangle rule of addition. ये तीन बातें होंगी तभी आप बोल पाएंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी 32 वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। उसके पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेक्टर लिखते हैं, ए ऐसे लिखेंगे और ए के ऊपर ऐसे एक तीर लगा देंगे, तो ये एक वेक्टर को बता रहा है। और इसका जो मॉड ऑफ ए ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। डंडे के साथ यदि लिखोगे तो ये दोनों बता रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और ये जो ऊपर तुमने तीर लगाया है ये इसका डायरेक्शन भी बता रहा है। अब इसको कैसे समझे, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर। सो ये वेक्टर के जो तीन, ये इसका टेल हो गया और ये हेड हो गया। दिस इज अ वेक्टर ए। सो ये जो तीर का डायरेक्शन है ना, तीर का जो नोक है वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, और टेल से हेड के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। दोनों बातें जब आपको पता चली तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज अ वेक्टर। अब आते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले उसके पहले हम कुछ कुछ बातें जान लें, बेसिक्स, फिर हम आ रहे हैं उसके ऊपर। सो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला वेक्टर होता है वो हमारे पास होता है, बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास होते हैं जब आप मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स में काफी सारे वेक्टर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको वो वेक्टर्स बताने वाला हूँ जो फिजिक्स के लिए जरूरी है। ओके, तो जो सबसे पहला वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। सो पैरेलल वेक्टर, वेक्टर जैसे नाम देख रहे हो बच्चों, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे से पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इनका बदल सकता है, हो सकता है कि ये 5 यूनिट का हो और ये 2 यूनिट का हो, लेकिन यदि दोनों यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो हम बोलेंगे कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है, जैसे पैरेलल हो गया तो एंटी पैरेलल वेक्टर। सो व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, नाम में ही रखा हुआ है, एंटी पैरेलल मतलब जो अपोजिट हो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। सो ये हो गया तुम्हारे पास वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो तुम बोलो कि ए इज एंटी पैरेलल टू बी, मतलब ए बी से अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहीं पे एक बात ये है कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करें। सो पहले वो बताते चलता हूं मैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप निश्चिंत रहिए, मैं हर बात आपको धीरे धीरे करके बताते जाऊंगा जहां जहां आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। सो मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को एक के ऊपर रखा, टेल टू टेल मिला दिया इसको, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आया उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपको ये भी पता है कि मान लो कि ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल आती है, हमने थीटा बताया। सो आपको ये भी पता है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। सो मैं इस वेक्टर को यहाँ पे तो उठा कर रख सकता हूँ, ऐसे उठा के यहाँ पे लेके रख दिए, तो या तो हेड टू हेड मिला दो या टेल टू टेल मिला दो, और जो छोटा वाला एंगल इनके बीच में आता है वही इन दोनों के बीच, यही वही उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। सो आइदर पुट both vectors tail to tail or head to head, and the smallest angle
between them is angle between these two vectors. इस तरीके से आप क्या करोगे, दो वेक्टर के बीच के एंगल को पता कर लोगे। अब आते हैं हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया दो वेक्टर के बीच के एंगल का हो गया। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में फिर से आते हैं। तो हमने पता किया था पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एक वेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये भी एक टाइप इक्वल वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझें। इक्वल वेक्टर होने के लिए तीन क्राइटेरिया ये फुलफिल होना चाहिए। पहला, दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। एंड तीसरा, they must represent the same quantity. So they must represent same physical quantity. जैसे कि मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि भाई कोई वेक्टर है, लेट्स से ऐसे एक वेक्टर है 5 यूनिट का, ये 5 मीटर लिख दो मान लो, और ये मान लो कि एंगल है तुम्हारे पास 45 डिग्री लिख देते हैं। सो दूसरा वेक्टर जो होगा, यदि वो 5 मीटर का ही होगा और 45 डिग्री एंगल पे ही होगा, तो ये दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। लेकिन ये 5 और ये 5 दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को बता रहे होंगे, तब हम बोलेंगे कि दे आर इक्वल वेक्टर, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। यदि मैंने आपको 5 मीटर बोल दिया और यहाँ पे 5 न्यूटन बोल दिया, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। सो दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, as well as they must represent the same physical quantity. Then you can say that these are the equal vectors. इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यूनिट वेक्टर क्या है पहली बात। तो बच्चों यूनिट वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर का एक लेमन डिफिनेशन ये होता है कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which unit magnitude and unique डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 होना चाहिए और डायरेक्शन यूनिक होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ए 5 यूनिट का है, और मान लो कि कोई एंगल थीटा पे इंक्लाइन है एक्स एक्सिस से। सो तुम ये बोलोगे कि इस 5 यूनिट का जो वेक्टर है, इसके लिए यूनिट वेक्टर जो होगा वो 1 मीटर का एक वेक्टर होगा जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन होगा। बात समझ में आई? यूनिट का मतलब ये होता है एक। तो मान लो मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज योर लेंथ, तुम बोलते हो कि 5.5 फीट। 5.5 जनरल मान रहा हूँ, हो सकता है तुम 6 फीट के हो। तो इसमें जो 1 फीट है, तो 1 फीट यूनिट है तुम्हारे लंबाई का। इन द सिमिलर फैशन, यदि यहाँ पे 5.5 यूनिट दूं और मैं बोलूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। सो हियर डायरेक्शन यूनिक मीन्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट द सेम डायरेक्शन for that particular quantity to which it is basically used for representation। मतलब जब भी यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को, कुछ कर रहा होगा ना, जो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो वेक्टर हो। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो मैंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट में 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का जो यूनिट वेक्टर होगा वो 1 न्यूटन होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो दिस इज यूनिट वेक्टर। सो सारे वेक्टर्स की कहानी हमारी हो गई। अब जो हमारे काम की है, वैसे तो बहुत सारे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये भी जान लो व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर। जब सेमी डायरेक्शन एक ही लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे। दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में क्या होता है कि 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, एक ही लाइन में है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब एक तो ये हो गया कि 0 डिग्री, लेकिन कोलिनियर में 180 डिग्री भी पॉसिबल है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, मतलब कोई जरूरी तो है ना पैरेलल और एंटी पैरेलल भी वेक्टर दोनों ही हो सकते हैं ना इसमें, ये दोनों ही तो एक लाइन में है, तो दे आर कोलिनियर। सो कोलिनियर वेक्टर पैरेलल भी होता है और एंटी पैरेलल भी होता है। तो ऐसा जान लो कि पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर बोथ आर कोलिनियर। सो ऐसे तो कभी किसी की एग्जाम में पूछा नहीं, लेकिन मान लो कि कभी पूछ दे कि a collinear vector, what is angle between two collinear vectors? 2. So it can have 0 as well as 180. So angle between two collinear vectors are 0 और 180, दोनों में से कोई एक होगा। अब कोलिनियर की बात हो गई, अब हम बातचीत करते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन है। जैसे ये जो प्लेन है ना, ये जो मैं तुम्हारा जो बोर्ड तुम देख रहे हो, इस बोर्ड को हम प्लेन बोलेंगे। कभी भी एक पेज ले लिया, उस पेज के अंदर यदि कोई चीज आ गई तो प्लेन हो गया। 2 डायमेंशन भी इसको बोलते हैं। 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन में, 2 डायमेंशन मतलब 2 लाइन में। सो ये जो पूरा पेज है इसको हम 2 डायमेंशन में कर सकते हैं, मतलब इसमें एक ये हो गया लेंथ हो गया और एक ब्रेड्थ हो गया। हाइट तो है नहीं इसके अंदर। जब हाइट भी आ जाएगी तो हम उसको बोलेंगे स्पेस। सो जब 2D बोलते हैं तो वो प्लेन हो जाता है। लाइन तो तुम लोग जानते ही हो, एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन, एक लाइन। तो कोलिनियर, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन। ठीक। तो कोप्लेनर वेक्टर की असली बात हम करेंगे, व्हाट इज कोप्लेनर, एग्जैक्टली क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर। जब मैं तुमको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो वेक्टर के बीच के प्रोडक्ट, तो वहां पे कोप्लेनर का एक मीनिंग आएगा जो मैं तुमको वापस बताऊंगा। बस ये जान लो कि अभी कोप्लेनर का मतलब ये कि ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये मान लो ये ए बी सी है, तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, सो ये तीनों कोप्लेनर हुआ। जो वेक्टर तुम एक ही लाइन, एक ही प्लेन पे, मतलब एक पेपर के ऊपर रख सको, वो सारे के सारे कोप्लेनर हो जाएंगे। अब मान लो इसमें से कोई वेक्टर ऐसे उठा दिया मैंने, उठ गया थोड़ा सा हल्का सा, तो ये प्लेन के बाहर चला गया, तो स्पेस में चला गया। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि भले ओरिजिनेट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, प्लेन से, लेकिन ये उठ गया, तो उठ गया तो ये ऊपर चला गया, तो प्लेन पे नहीं रहेगा ये। जब प्लेन पे नहीं रहा तो हम नहीं बोलेंगे कि ये प्लेन में नहीं, तब स्पेस में हो गया। ठीक है। सो कोप्लेनर वेक्टर मतलब जब एक ही प्लेन के अंदर हो। कैसे पता करेंगे, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं जो मैं तुमको बताऊंगा। दो वेक्टर यदि हो और पता करना हो कि दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि दो दो वेक्टर मतलब एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा हो, तो इन दोनों को मिला के एक प्लेन नहीं बना सकते हो। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर टू ईच अदर। तीन वेक्टर होगा तब दिक्कत आएगी। जैसे एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कोप्लेनर ना हो, तो फिर समस्या आ सकती है। बट दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। तीन वेक्टर होगा तब इशू आएगा कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है, व्हाटएवर। अब अगली बात जो मैंने तुमको बोला था, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अब आते हैं असली चीज पे, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन or vector rule of addition, which is most important concept. ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और वेक्टर रूल ऑफ एडिशन की जब हम बातचीत करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर को हम एक दूसरे के ऊपर, इन्हें हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, एक के हेड के ऊपर
दूसरे का टेल रख देंगे, किसी भी ऑर्डर में रख लो, पहले ए को रख सकते हो, पहले बी को रख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा करे। और जिससे जिसके हेड के ऊपर टेल, ये एक ए के ऊपर बी का टेल रख दिया तो ऐसा बन गया। अब ए के टेल को, पहले वाले के टेल को उठाओ और लास्ट वाले के हेड से जोड़ दो, ये इन दोनों का समेशन होगा। क्योंकि ये एक रिजल्ट है तो इसलिए हम इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। सो आगे से मैं यहाँ पे ए प्लस वेक्टर बी को आर भी लिखूंगा। तो दिस इज नोन एज ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, जो मैं बार बार बोल रहा था। सो लिटरली क्या होता है कि यदि मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है लेट्स से वेक्टर बी, ये बढ़िया बन गया। सो ये वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी को रख दिया, सो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। इसी को कट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कट नहीं करते हैं भाई, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं बताऊंगा तुम्हें। ये इसके टेल से उठाया और इसके हेड को ऐसे मिला दिया, तो ये जो होगा ना, दिस इज रिजल्टेंट, या हम इसको बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर। और अच्छे से देखो, मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ए, ये जो हो गया उसको छोड़ दो, ये है तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए, और मान लो कि मैंने इस वेक्टर ए के ऊपर एक दूसरा वेक्टर ये भी, इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में तुमने बोला कि भाई एंगल जो है वो थीटा है, ये है थीटा। अब इसी वेक्टर को तो उठा के हमें यहाँ रखना था, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से उठा के यहाँ पे एज इट इज शिफ्ट कर सकता हूँ। ये वेक्टर बी तो है ये। अच्छा, इस चीज का भी एक नाम है, जब किसी वेक्टर को तुम उठा के स्पेस में बिना उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर यदि रख पाओ तो उस वेक्टर को हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। तो जितने भी वेक्टर्स हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। सो फ्री वेक्टर्स का डिफिनेशन क्या होता है? दोज वेक्टर्स which can be shifted anywhere in the space, without changing their magnitude and direction, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। सो ये वेक्टर भी को उठा के वहां पर रख दिया तो ये फ्री वेक्टर्स हो गया। अब तुम देखो, अब तुम बोलोगे कि यदि इसको यहां से ऐसे मिला दिया तो ये जो चीज होगी ना, ये रिजल्टेंट होगी। तो मान लो ये ए से कोई एंगल बना रही होगी थीटा, तुम देख रहे हो कि ए और बी के बीच में से ये जा रही है, दो वेक्टर के बीच का यदि एंगल थीटा है तो ए जो होगा, आर जो होगा, जो ए से बना रहा है, या इसी को बी से भी हम बना सकते हैं। अभी मैं ए से, ए को नीचे रखा है तो ये लिखा, मान लो बी नीचे रहता तो बी और ए के बीच में, तो ए और बी के बीच का जो एंगल है ना, आर उनसे छोटा एंगल बना रहा है ए के साथ, जिसको हम बोलते हैं फाइव, फाइव बोल देते हैं इसको। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज इट। सो इसको अब हम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को हम समझ चुके हैं। चूंकि ये पैरेललोग्राम भी बना रहा है, तुम देख पा रहे हो कि ये वेक्टर ए था, ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर था वो था बच्चों वेक्टर बी। ए के ऊपर ऐसे वेक्टर बी को रखा, और तुम देख पा रहे हो कि ए और बी को जोड़ने के लिए मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल, ये हो गया आर। लेकिन मैंने तुमको ये बोला कि यदि ये ए को ऐसे रखा होता, मान लो टेल टू टेल मिला देता और बोलता कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, जो मैंने अभी बताया तुमको कुछ बोल पाया। तो तुम देख पा रहे हो कि यदि इसको भी जोड़ दिया मैंने, बी को भी ऐसे जोड़ दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम भी बना रहा है। तो चूंकि ये पैरेललोग्राम बना रहा है तो इसलिए हम इसको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, या इसको हम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम रूल ऑफ, अच्छा वेक्टर लिख देता हूँ, वेक्टर एडिशन। सो दिस इज आइदर ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, दोनों में से कोई एक तुम गए, तो तुम इसको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और वेक्टर रूल ऑफ एडिशन।